हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो हमारी 2012 की सीरीज चल रही थी, सेट 2 था। तो आज हमारा सेट 2 का ये लास्ट क्लास है, क्लास नंबर 7 है, जिसमें आज हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये 15 क्वेश्चन आज हमारा 75 तक कंप्लीट होगा और इसके बाद ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो इसका है पेरिस की संधि, एक्सला शापेल की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि और बेसिन की संधि। तो इसको मिलाना है कि ये कौन कौन सी संधि के साथ, ट्रीटी के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर देखते हैं। तो इसका द्वितीय कर्नाटक युद्ध एक्सला शापेल संधि के साथ हुआ था, मतलब इसके साथ समाप्त हुआ था। और ये जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर श्रीरंगपट्टनम की संधि, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध पेरिस की संधि, और बेसिन की संधि। ये बेसिन की संधि के साथ रहेगा। ठीक है दोस्तों। ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध एक्सला शापेल की संधि, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध रहेगा बेसिन की संधि, और ये तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ था, पेरिस की संधि के साथ। ठीक है। इससे तृतीय ये सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया था। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पर देखते हैं। धर्म सुधार आंदोलन को मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा जॉन विकनी को कहा जाता है। तो व्याख्या देखते हैं। धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। इसके अनुयायी लालोर्ड्स कहलाते हैं, जबकि मार्टिन लूथर को धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। किसने? इसने जॉन विक्ली ने। ठीक है दोस्तों। ये मार्टिन लूथर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी बर्नार्ड बरूची, ऑप्शन सी मार्शल, ऑप्शन डी स्टेशमैन। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों बर्नार्ड बरूची। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोल्ड वार शब्द की सबसे पहली बार अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 में प्रकाशित अपने एक लेख में किया था। कब? 1945 में प्रकाशित एक लेख में। शीत युद्ध शब्द मूलतः अमेरिकी शब्द है, जिसका प्रयोग पहली बार बर्नार्ड बरूची ने किया था। उन्होंने कहा था कि आज हमें धोखा न दे, शीत युद्ध के बीच में है। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और उसके आश्रित देशों और यूएसए एवं उसके सहयोगी देशों के बीच हुए भू राजनीतिक तनाव की अवधि 1945 को कहा गया है। ठीक है दोस्तों। 1945 से 1991 था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 1990 में 26 वर्ष बाद जेल से रिहा होने के समय अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने नेल्सन मंडेला किस पद पर थे। तो वो थे दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट पद पे। किस पद पर? वाइस प्रेसिडेंट पद पर। तो 1990 में 26 वर्ष बाद जेल से रिहा होने के समय अफ्रीका नेशनल कांग्रेस ने नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त हुए थे। धावत है कि नेल्सन मंडेला गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। किससे?
गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, मार्शल योजना क्या थी? ठीक है, मार्शल योजना क्या थी? तो ये दिया गया है, सैनिक शक्ति द्वारा यूरोपीय शक्ति पर नियंत्रण। ऑप्शन बी, यूरोप पर अमेरिकी तानाशाही का प्रभाव। ऑप्शन सी, साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी का आर्थिक पैकेज। ऑप्शन डी, अमेरिका महाद्वीप केवल अमेरिकी के लिए है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका का आर्थिक पैकेज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन, इसकी व्याख्या। तो इसकी व्याख्या में क्या रहेगा दोस्तों, ये हम देखते हैं। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एवं एशिया के गरीब देशों में साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका की राष्ट्रपति जॉन मार्शल ने आर्थिक पैकेज देने की योजना शुरू की, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, अब ये गद्यांश है यहाँ से, तो इसका गद्यांश कितने नंबर से है? गद्यांश है 66 से 70 तक। तो ये देखते हैं, ऐतिहासिक समझ के लिए कारणता का सिद्धांत इतना मूलभूत महत्व रखता है कि E.H. कार ने G.M. ट्रेविलियन भाषण में कहा कि इतिहास का अध्ययन कारणों का अध्ययन है। क्या कहा दोस्तों? कि इतिहास का अध्ययन कारणों का अध्ययन है, परंतु आधुनिकतावाद विचारक ऐतिहासिक कारण पर भिन्न विचार रखते हैं। इसकी व्याख्या थोड़ी बड़ी है, तो हम लोग व्याख्या एक बार देख लेंगे, फिर आप लोग इसको देख के सॉल्व कर लीजिएगा। जॉन बीसेंट का विचार है कि कारणता की खोज बंद होनी चाहिए, क्योंकि यह व्यर्थ है। हमें व्याख्या पर ध्यान देना चाहिए। 1976 में लिखते हुए थियोडोरस जैलिंडन ने विचार किया कि कारणता और तिथिक्रम इतिहासकारों के लिए दो उत्पीड़क हैं। हैडेनल व्हाइट ने कारणता पर आक्रमण करते हुए लिखा है कि यह वर्तमान में मानव क्रियाकलापों की स्वतंत्रता तथा भविष्य पर नियंत्रण से वंचित करता है और कारणता की चाल में फंसाता है, क्योंकि कारण समय पर निर्भर करता है। अतः कुछ उत्तर आधुनिकतावादी परिवर्ती विचारों का विरोध करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी घटना के कारण समय अनुसार हमारे समक्ष आना चाहिए, परंतु उत्तर आधुनिकतावादी इतिहासकार दार्शनिक स्मिथ कहते हैं ऐतिहासिक समय आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की उपज है। सभ्यता की उपज है और घोषित करते हैं कि समय के सिद्धांत पर ऐतिहासिक वर्णन को आधारित करना कमजोर नींव की भवन का निर्माण करना है। उत्तर आधुनिकतावादियों का विचार है कि इतिहास लेखन समय में के विचार को त्याग देना चाहिए। रिचर्ड इनवॉस ने दिखाया है कि कैसे उत्तर आधुनिक विचार का इस मान्यता का विरोधी है कि इतिहास समय काल का विरोधी है। उत्तर आधुनिकतावादी वक्तव्य का ऐतिहासिक समय अतीत के विषय में यहाँ समय के ऐतिहासिक विचारधारा का प्रयोग करता है। समय की विचारधारा एक शक्तिशाली सिद्धांत और विश्व के समस्त मनुष्यों के लिए प्रतिदिन के अनुभव के विषय है। समय स्वयं के बिना किसी सीमा के होना चाहिए,
परंतु मानव जीवन के परिप्रेक्ष्य में यह व्यतीत होता रहता है और इसकी सीमाएं हैं। तो ये था इसका वो व्याख्या। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ईएचकार का कार्य कारण संबंध के विषय में क्या विचार है? ऑप्शन ए, कार्य कारण संबंध के इतिहास को समझा नहीं जा सकता। उसके बाद है ऑप्शन बी, इतिहास देश और काल पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी, यह प्रतिदिन व्यक्तिगत अनुभव का विषय है कि हम किसी घटना के आधार के संबंध में पूछताछ करते हैं। ऑप्शन डी, कारणता को संपूर्णता में लेना चाहिए। तो ये सारे इसके व्याख्या है, सॉरी इसकी ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कार्य कारण संबंध के बिना इतिहास को समझा नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईएचकार का कार्य कारण संबंध के विषय में यह विचार है कि कार्य कारण संबंध के बिना इतिहास को समझा नहीं जा सकता। ईएचकार ने ही कहा था कि इतिहास का अध्ययन कारणों का अध्ययन है। क्या कहा था? इतिहास का अध्ययन कारणों का अध्ययन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। उत्तर आधुनिकतावादी ऐतिहासिक कारणता के संबंध में क्या विचार रखते हैं? ऑप्शन ए है, इसकी खोज करना व्यर्थ है। ऑप्शन बी, यह इतिहासकार की सीमा को बांधता है। ऑप्शन सी, कार्य कारण संबंधों से अधिक आवश्यक व्याख्या। ऑप्शन डी, इस संबंध के अनेक विचारधाराएं हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इस संबंध के अनेक विचारधाराएं हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। जब आधुनिकतावादी ऐतिहासिकता के संबंध में अनेक विचारधाराएं हैं, कुछ उत्तर आधुनिकतावादी परवर्ती विचारों का विरोध करते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ऐतिहासिक समय आधुनिक पश्चिमी सभ्यता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, उत्तर आधुनिकतावादियों के समय की विचारधारा कौन सी नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए है, इतिहास की व्याख्या में इसका अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। यह इस सिद्धांत पर बल देता है कि घटनाओं की व्याख्याओं को महत्व दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, समय का संबंध अतीत से है। ऑप्शन डी, समय के तथ्यों पर विद्वानों का विचार नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समय के तथ्यों पर विद्वानों का विचार नहीं किया गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर आधुनिकतावादियों के समय पर तथ्यों का विचार नहीं किया गया। उनका मानना है कि इतिहास लेखन के समय के विचार त्याग देने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पर देख लेते हैं। निम्नांकित में से किसने यह लिखा है कि कार्य कारण संबंध इतिहास किसके लिए बाधक हैं? तो इसका ऑप्शन है रिचर्ड इवांस, एंकर स्मिथ, ईएचकार, थियोडोरस जेलिडिन। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों, राइट ऑप्शन है थियोडोरस जेलिडिन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। थियोडोरस जेलिडिन ने यह लिखा कि कार्य कारण संबंध इतिहास के लिए बाधक है। इन्होंने 1976 में लिखा कि कार्यकारिता और तिथिक्रम इतिहासकारों के लिए दो उत्पीड़क हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि समय के संबंध में वर्णनात्मक इतिहास लेखन एक कमजोर नींव पर भवन निर्माण करने के समान है? ऑप्शन ए, एंकर स्मिथ। ऑप्शन बी, थियोडोर जेलिडिन। ऑप्शन सी, रिचर्ड इवांस। ऑप्शन डी, ईएचकार। तो इसका राइट आंसर है एंकर स्मिथ। व्याख्या देखते हैं। एंकर स्मिथ ने कहा कि समय के संबंध में वर्णनात्मक इतिहास लेखन एक कमजोर नींव पर भवन निर्माण के समान है। इन्होंने कहा कि
ऐतिहासिक समय पश्चिमी सभ्यता की उपज है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। तो दिया गया है पुरातात्विक स्थल है और पहचान है। तो ये है बागोर, ब्रह्मगिरी, महेश्वर, टक्कलकोटा। ठीक है, तो बागोर ये कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान मध्य प्रदेश पाषाणिक स्थल। और ब्रह्मगिरी है कर्नाटक का मध्य महापाषाणिक स्थल। और महेश्वर है दोस्तों, महेश्वर है कर्नाटक का नव पाषाणिक स्थल। और टक्कलकोटा है मध्य पाषाण का ताम पाषाणिक स्थल। तो चलिए फिर इसका राइट आंसर हो गया है बी। ओके, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। किसी आदि ऐतिहासिक स्थल से मोटे रेशम के धागे के प्रमाण मिलते हैं, कहाँ से? ऑप्शन ए अहाड़, बी इनाम गांव, सी नावदा टोली, डी नेवासा। तो इसका राइट आंसर है नेवासा में मिलता है। ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक स्थल नेवासा से मोटे रेशम के धागे का प्रमाण मिलता है। नेवासा स्थल महाराष्ट्र राज्य में है, जबकि अनाज, गेहूं, धान, दाल के साक्ष्य नवदा टोली से मिले हैं। ध्यावत है कि इनाम गांव से कुम्भकार, धातुकार, चूना बनाने वाले, मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कारीगर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये इसका हो गया व्याख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पर देखते हैं, इसके बाद थोड़ी देर में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 73 क्या है? शुद्ध रक्त आर्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों, इसका राइट आंसर है नाजीवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? नाजीवाद से संबंधित है। ठीक है, शुद्ध रक्त आर्य सिद्धांत नाजीवाद से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। शुद्ध रक्त आर्य सिद्धांत नाजीवाद से संबंधित है। नाजीवाद विचारधारा का उदय हिटलर के नेतृत्व में हुआ है। इस सिद्धांत के तहत जानी का जर्मनी एकीकरण रक्त और लौह के जरिए किया गया, जबकि फाशीवाद का संबंध इटली के एकीकरण से है। किससे? इटली के एकीकरण से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। तो 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ये स्पष्टता कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष सुसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो इसका ऑप्शन दिया गया हेरोडोटस, यू थ्यूसिडाइडीज, पॉलीबियस और टेटिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? थ्यूसिडाइडीज। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूसीडाइडीज ने स्पष्टता यह कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। विदित है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, जबकि हेक्टियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। ओके दोस्तों, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति के लेखक लियोपोल्ड
वेन राके नहीं थे। कौन नहीं थे? ये रोम हिस्ट्री रोम ये नहीं थे, ठीक है। और सब ये राके की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, हिस्ट्री ऑफ पोप्स, जर्मन हिस्ट्री एट टाइम्स ऑफ रिफॉर्मेशन, ये सब किसकी पुस्तक है दोस्तों? राके की है। और ये जो हिस्ट्री ऑफ रोम से, ये राके की नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये आज का जो हमारा था, ये 75 क्वेश्चन नंबर की सीरीज आज कंप्लीट होती है 7th पार्ट में। और सेट 2 भी आज हमारा, देखिए हमारा सेट 2 भी कंप्लीट होता है, किसका? 2012 का। ओके फ्रेंड्स, 2012 का सेट 2 भी कंप्लीट होता है। और अब कल से स्टार्ट होगा सेट नंबर 3, ठीक है। कौन सा? सेट नंबर 3 कल से स्टार्ट होगा। तो फिर दोस्तों, ये था हमारा सेट नंबर 2, पूरा 75 क्वेश्चन थे, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं सेट नंबर 3 में। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ना भूलिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में पिन है, आप जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।